हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। अक्टूबर में कुछ लोगों से बातें हुई थी जो लोग इंटरव्यू में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उसके बाद से थोड़ा लंबा गैप हो गया। वैकेंसी सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, आ भी गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत कम अंतराल पे वैकेंसी देखने को मिली, लेकिन जैसा कि हम लोगों के सब्जेक्ट में है, पद बहुत कम है, लेकिन है यही बहुत बड़ी बात है। पद है यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर लगातार जल्दी जल्दी वैकेंसियाँ आती जाएंगी, भर्ती होती चली जाएंगी, तो पदों की संख्या तो कम होना स्वाभाविक है। खैर कोई बात नहीं, जो है वही बहुत है, क्योंकि सभी को एक ही पद चाहिए, तो इतना पर्याप्त है परीक्षा देने के लिए और अच्छा कंपटीशन का माहौल बनाने के लिए। आप सभी लोग फॉर्म को जितना जल्दी हो सके भर दीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि लास्ट डेट आते आते सर्वर की प्रॉब्लम होने लगती है, और अगर कोई गलती फॉर्म भरते समय हो गई होगी तो जल्दी भर देने से फ़ायदा ये होता है कि अगर याद आने में हम लोग उसमें सुधार कर लेते हैं। पैसे का नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन फार्म के रिजेक्ट होने की संभावना नहीं रहती है। अगर फार्म ही रिजेक्ट हो जाएगा तो सभी तैयारी की तैयारी धरी रह जाएगी। इसलिए जो भी फार्म किसी भी विषय भरने वाले आप लोगों, जो भी फार्म भरिए टीजीटी या पीजीटी के, बहुत ही सावधानीपूर्वक उस पर डाटा को फिल करिए, क्योंकि करेक्शन की सुविधा आयोग ने नहीं दी हुई है। तो इस समय सर्वर बहुत ही अच्छा चल रहा है, आसानी से फॉर्म भर जा रहे हैं, बिल्कुल ही हमें नहीं लगता कि कोई रुकावट हो रही है। और चूँकि वो लोग जो लोग पहले से फॉर्म भरे हुए थे उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, नए लोग जो है थोड़ी सी सावधानीपूर्वक फॉर्म को भरेंगे। ये तो हो गई फॉर्म भरने की बात। अब हम लोग उस तैयारी के बारे में चर्चा करते हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस समय हमारे पास, यानी कि स्कूल ऑफ सिविक्स के पास, दो तरह के विद्यार्थी हो गए। इसके पहले वाले एग्ज़ाम में सभी लोग एक ही तरीके के थे। इस समय दो लोग हो गए। वे लोग पहला जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं, और दूसरा जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे। दो तरह के लोग हैं। एक तो जो लोग पिछली बार दिए थे, जिनका अक्टूबर में इंटरव्यू वगैरह हुआ था। दूसरे वो लोग हैं जो अभी या तो हाल ही में एमए किए होंगे या किसी कारण पिछली बार नहीं दे पाए होंगे, वो इस बार देंगे। इन दोनों लोगों की तैयारी में थोड़ा सा स्ट्रेटजी में अंतर करना पड़ेगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। वे लोग सिलेबस को अच्छी तरह से देख लीजिए। सिलेबस अगर दिमाग में नहीं बना रहेगा तो आप उस तरह की तैयारी नहीं हो पाएगी। वो तमाम चीज़ आप पढ़ने की कोशिश करेंगे जो कि हमारी परीक्षा से रिलेटेड नहीं है। समय बहुत कम है, जैसा कि तमाम चैनल वालों के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के प्रथम सप्ताह में परीक्षा हो जाएगी। तो हमारे पास समय अब नहीं है, गिनती का है। आज तारीख है हम लोगों का 25 है, 26 जो भी है, मान लीजिए जून ख़त्म हो गया। अगर जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर में मान लीजिए 15 दिन जोड़ लीजिए, तो 2 5 2 7 3 3 9 107 दिन है अपने पास। इसको आप 100 दिन ही कर लीजिए, 100 डेज। यानी कि अगर परीक्षा जैसा गेस किया जा रहा है उसी तरह हो जाता है तो 100 दिन का समय है। अब 100 दिन में हम लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरा सिलेबस को रिवाइज करनी है। तो जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि पहले उनको पूरी सिलेबस को पढ़ना है, फिर नोट्स बनाएंगे उनको पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस सेट को करना है। इसलिए नए जो भी विद्यार्थी हों, नए में उनके लिए आसान भी होगा, क्योंकि अभी वो काले से पढ़ करके अगर आए होंगे तो उनके लिए इसमें कोई भी चीज़ नया नहीं होगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जो सिलेबस में दिया है उसी के हिसाब से पढ़ना है।
जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलेबस 4 पार्ट में बचा हुआ है। पूरी सिलेबस की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे आपसे, अगर आप लोग चाहेंगे तो उसको दोबारा एक बार ब्रीफिंग कर दूंगा, लेकिन पिछला वीडियो मेरा पड़ा होगा उसको आप लोग देख लेंगे तो काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। अगर नहीं क्लियर होगा तो हम दोबारा भी बता देंगे, लेकिन अभी हम केवल कैसे तैयारी करेंगे उस स्ट्रेटेजी से बता रहे हैं आपको। तो जो अपना सिलेबस 4 पार्ट में है, पहला में है पॉलिटिकल थ्योरी का, पॉलिटिकल थ्योरी, इसी में थिंकर भी है प्लस थिंकर। दूसरा है कंपैरेटिव गवर्नमेंट का, कंपैरेटिव गवर्नमेंट, इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें संविधान वाले, जैसे भारत के पढ़ने हैं, भारत, यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना। ये 5 देशों के संविधानों के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा विस्तृत भारत का रहता है। भारत का ज़्यादा विस्तृत रहता है। इसमें से कम 10 या 12 क्वेश्चन तो भारत के संविधान से देखने मिल जाते हैं, 15 भी मिल जाते हैं। इन सभी का जो है, जितने गवर्नमेंट के सिस्टम हैं, चाहे कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो, राजनीतिक दल हो, दबाव समूह हो, कैसे उनका गठन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे, इन सब परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन करना है। इसलिए कंपैरेटिव गवर्नमेंट है का अध्ययन इनके परिप्रेक्ष्य में करना है। तीसरा जो है, दिख रहा है ना, तीसरा आपका इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन। और चौथा जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये लिख देते हैं, लोक प्रशासन, यहाँ लिख देते हैं। चौथा जो है लोक प्रशासन का। ये 4 पार्ट में बटा हुआ है और चारों पार्ट को हम लोगों को अच्छी तरह से अध्ययन करना है। इसमें से अगर कोई भी पार्ट छूट गया तो इंटरव्यू कॉल तो नहीं हो पाएगा। आप ये समझ लीजिए कि जो इसमें कमोबेश जो क्वेश्चन का बंटवारा रहता है, आप लोग भी देखे होंगे, एनालिसिस अपना भी किए होंगे, वह पहले पार्ट से 50 क्वेश्चन रहते हैं। पहले पार्ट से 50, 55 भी हो सकता है, 50 तो रहता ही है। बाकी से 25 का है। कुल मिला करके आपका ज़्यादा हो गया क्या, 150, 1 2 150 हो गया, 150 हो गया। इसमें आप ये 50 इसमें रहता है, 75 हो गया। उसके इंटेलिजेंस 25, 1 2 3 4 ही पार्ट है ना, 4 ही पार्ट, सॉरी, हाँ हो गया 125। यानी कि पहले पार्ट से 50, पॉलिटिकल थ्योरी वाला जो पोर्शन है उसमें लगभग 50 क्वेश्चन रहते हैं। कंपैरेटिव, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और लोक प्रशासन से 25 एवरेज करके क्वेश्चन रहते हैं, यानी कुल 125 क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर कोई भी पार्ट इसमें से तैयारी नहीं हो पाई, चूक गए, तो हमारा इंटरव्यू के लिए कॉल होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इसको पूरा सिलेबस को एकदम ध्यान में रखना है। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं, कोई छोटा से छोटा भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके हिसाब से पढ़ना है नए लोगों को। तो नए लोग को पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर वर्कबुक पर जाकर ध्यान दें। अगर पहले वर्कबुक लेकर के बैठ जाएंगे तो फिर जो वर्कबुक में क्वेश्चन दिए रहेंगे वही दिमाग में बसेंगे। उससे रिलेटेड अगर इधर उधर कुछ क्वेश्चन आ गया तो वो नहीं समझ में आएगा। तो आप पहले उसकी कोई अच्छी सी बुक लेकर के, तमाम बुक है, ओपी गावा, पुखराज जैन, बहुत सारे चैनल वाले किताब बताते हैं, सही बताएं, हमने भी कई वीडियो डाल रखी है और आप पढ़ रहे होंगे, अपने से बेहतर समझ। जो किताब आपको समझ में आती है वही सबसे अच्छी किताब होती है, क्योंकि जो सिद्धांत है, थ्योरीज हैं, वो थोड़ा कम या अधिक लिखा जा सकता है, लेकिन गलत नहीं हो सकता। तो जो आप किताब पहले पढ़ें उसको दोबारा ही पढ़ लें, ग्रेजुएशन में पढ़ें उसी दोबारा पढ़ लें तो तैयारी हो जाएगी। और जो छूटा उटा रहेगा वो बाकी जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहाँ से पता चल जाता है, करिए तो हमने पढ़ा नहीं तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बताऊँ कि मेरे पास किताब खरीदने के चक्कर में मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, करीब 150 से ज़्यादा ही किताबें होंगी, अच्छी भी हैं खराब भी हैं, जो ही मिलता था वही ले लेते थे। कुछ तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, कुछ अपने पढ़ने के लिए। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव, बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ अच्छी किताबें ले लें। अच्छी किताब में ओपी गावा है, पुखराज जैन है, इन लोगों की किताबें अच्छी हैं, इसको आप ले सकते हैं।
तो फिर लेकर के इसको पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद नए लोग जो है वर्कबुक के बारे में अपना डिस्कशन करेंगे और वर्कबुक को करेंगे, फिर देखेंगे। और जो लोग पुराने लोग हैं, यानी कि जो लोग हमारे साथ इंटरव्यू देने के लिए गए थे या किसी कारणवश नहीं रह पाए, उनमें 2 कैटेगरी में बांटना चाहता हूँ। 2 कैटेगरी में, पहला वो लोग जो इंटरव्यू देने के लिए गए थे, दूसरे वे लोग जो कुछ नंबर से रह गए। जो लोग कुछ नंबर से रह गए उसमें भी हम 2 कैटेगरी मानते हैं। जिन लोगों ने 80 नंबर 85 नंबर तक पाया था, जो लोग 80-85 नंबर पाए थे, और जो लोग 60 65 62 पाए थे, तो 60 65 पाए थे उन्होंने तैयारी ही नहीं की थी। बहुत कट शब्दों में बोलना पड़ेगा, उन्होंने खिलवाड़ किया था। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे पढ़ लेंगे, वैसे पढ़ लेंगे, उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि आज के डेट में भी जो लड़का नया अपीयर होने के लिए जाएगा, जिसने एमए का एग्ज़ाम दिया हुआ है, ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ, थोड़ा भी पढ़ा हुआ है, वो बिना पढ़े भी एग्ज़ाम देने पर 50 55 60 नंबर वो आराम से करके चलाएगा। क्योंकि शब्द सुने होंगे, चीज़ें देखी हुई होंगी, कुछ तो इतना लॉजिक होगा ही लगाने के लिए। अगर वो तैयारी करने के बाद 60 65 नंबर पाए हैं तो उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। और जो लोग 80 85 या इंटरव्यू रहने से चूक गए, उनके रिवीजन में कमी रह गई, उनके रिवीजन में कमी रह गई, ज़्यादा कमी रह गई। ये कहेंगे हम कि वो पढ़े तो, लेकिन समय रहते रिवाइज नहीं किए। यानी कि जो रिवीजन के लिए कम से कम 1 महीना देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। पिछली बार तो बहुत समय था, वैकेंसी कब की निकली थी, बीच में कैंसिल हुई, फिर दोबारा फॉर्म भरा गया। यह तो निश्चित ही था एग्ज़ाम होना ही होना है। उस दौरान भी नहीं पढ़ाई किए, नहीं रिवीजन किए, जिससे उनके नंबर 80 85 आ गए। कन्फ्यूजन में बहुत सारे सवाल देखते हुए भी गलत हो गए कि सही हो सकते थे। आज जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए, वो भी ठीक से रिवीजन नहीं किए। वे किस निश्चित किताबों पर कंसंट्रेट नहीं हुए। जैसे कि अगर हम 1 किताब पढ़ते हैं, 2 किताब पढ़ते हैं, 4 किताब पढ़ते हैं, होता है ना, जब एग्ज़ाम आता है तो ABC पढ़ लें, इसको भी पढ़ लें, तब तक कोई कह दिया यार एक बुक और निकली हुई है, उसको भी ले लें, इसको भी ले लें। करने के चक्कर में जो मुख्य पढ़ाई हुई थी उनकी भी रिवीजन नहीं हुई। आप पेपर दे करके घर गए होंगे तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं रहा होगा, केवल 1-2 ऐसे थे जो किताबों में नहीं मिल पा रहे थे। कोई भी ऐसा सवाल नहीं रहा होगा जो आपके पास वाली किताब में ना, जो आपके पास हो, जो आपने लिखा ना हो, जो आपके वर्कबुक में ना रहा हो। लेकिन अब तो जो है, अब समय निकल गया, तो उन गलतियों की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग पिछले साल अपीयर हो गए हैं और इस साल अपीयर होंगे, जिन लोगों ने इंटरव्यू दे दिया है, उनके लिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि इंटरव्यू तुमको देना ही देना है, और देने के साथ साथ सेलेक्ट भी होना है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ पाएंगे तभी हम सिलेक्शन हो पाएंगे। रहा सवाल इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू के नंबर के बारे में आप लोग बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही। अगर हम रिटेन में नंबर पाए रहेंगे तो इंटरव्यू में मिनिमम नंबर भी मिलेगा, तब भी हमारा सिलेक्शन होगा ही। कभी भी दिमाग में जो लोग देने जा रहे हैं, दे चुके हैं कि इंटरव्यू में कैसा होगा, ख़राब क्यों होगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है जो आप ना जानते हो। शुरुआत ही होती है, अगर आप कुछ नहीं बता पाएंगे, वो पूछते ही हैं क्या पढ़ के आए हो, जो पढ़ के आते हैं उसी में से बताते हैं। तो इंटरव्यू तो ख़राब होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ भी नंबर मिलेगा, 30 नंबर मिलेगा, 35 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर हमारा रिटन में अच्छा नंबर है तो हमको कोई भी नहीं रोक सकता। नहीं तो इंटरव्यू में 49 नंबर भी अगर मिल जाएगा और रिटन में नंबर नहीं होगा, तो कोई भी ताकत आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती है। तो इंटरव्यू के 50 नंबर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, 425 नंबर के पीछे भागने की ज़रूरत है। क्योंकि 425 नंबर तो आपके हाथ में है। इसमें से कितना आप सोचो, आप अगर 400 नंबर मिल गए, 400 नंबर पाने के लिए 117 18 19 क्वेश्चन सही होने चाहिए, हो गए, तो आप सोचो कोई रोक सकता है? कभी भी नहीं कोई रोक पाएगा। तो मिल भी सकते थे, आप पेपर देख के आए होंगे कि अरे ये तो 125 से 125 कर सकते थे, लेकिन गलती कहीं ना कहीं रह गई थी, उसको सुधारने की ज़रूरत है। इस सुधारने के क्रम में मैं आपसे रेगुलर जब भी समय मिलेगा वो वीडियो डालता रहूँगा, कुछ नए चैप्टर के साथ, कुछ पुराने चैप्टर को नए स्ट्रेटेजी के साथ आपसे चर्चा करते रहेंगे। कई लोगों से इंटरव्यू के समय मुलाकात हुई, सबसे नहीं मुलाकात हो पाई, बहुत ही इच्छा थी सभी लोगों से मिले, लेकिन
जब मैं पहुंचा तो किसी का इंटरव्यू चल रहा था, कुछ लोग बाहर थे, कई स्टेट से आए हुए थे। बहुत ही अच्छा लगा था आप लोगों से मिल करके। मेरा पिछली बार एग्ज़ाम देने का मकसद सिलेक्शन हो जाता तब भी ठीक था, नहीं हुआ तब भी ठीक है, क्योंकि हम किसी का सीट नहीं मारना चाहते। और अब मेरे पास तो सर्विस ही नहीं बचा हुआ है। अगर उस बैच में सिलेक्शन होता सबसे पहले रिटायर होने वाला आदमी मैं ही रहता। तो लेकिन लोगों से मिल करके जो आप लोगों ने प्रेम और स्नेह दिया, वही मेरा सबसे अच्छा अचीवमेंट है। मैं नहीं समझता कि मेरे जैसा कितना कोई भी वहाँ पे इतना खुश हुआ होगा, जहाँ पर इतने सारे लोग परिचित मिले। कोई आकर के आशीर्वाद लेता था, कोई आकर के पूछता था, कई एक सर्विसमैन लोग आकर के मिला करते थे। कई एक इंटरव्यू के समय ही एक आदमी सज्जन आए थे और गए सर, पहले आप व्यक्ति होंगे जो है कहे होंगे कि मैं आप लोगों से वहीं पे मिलूँगा। ये तो कोई नहीं आता, सच ही कोई नहीं आएगा एग्ज़ाम देने के लिए। कौन सा टीचर दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए आएगा? तो मैं आप लोगों के साथ साथ खुद ही मोटिवेट इतना हो गया था कि परीक्षा देने के लिए चला गया। इस बार मैं नहीं फॉर्म भरूँगा आप लोगों के लिए। आप लोग अपने भरिए, तैयारी करिए। हाँ, मैं हर पल आप लोगों के साथ रहूँगा। फ़िलहाल अभी तक नहीं भरा है, आगे भी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या करना है। तो मुझे तो बहुत खुशी होती, इतना बढ़िया लगा था कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि जब बच्चे बच्चियाँ मिलते थे तो लगता था मेरा पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार, इतने मेरे बेटे बेटियाँ हैं, देख करके जी खुश हो जा रहा था वहाँ पे। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। मैं नहीं जानता था कि इतने लोग हमारे चैनल से रूबरू हुए और मेरी बातों पर विश्वास किए। उसी विश्वास को कायम रखते हुए बेटा इस बार भी आप सभी लोगों के साथ मैं रहूँगा और पग पग पर सहयोग करता रहूँगा। आप लोग पढ़ाई भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो मैं आप लोगों को दे दूं और एग्ज़ाम निकल जाए। तो इस बार मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इस बार भीड़ इकट्ठा हो जाए मेरे संपर्क में आए हुए सभी लोगों का। वहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ, एक सपना है कि बहुत सारे लोग खड़े हों और सभी लोगों द स्कूल ऑफ सिविक्स के चैनल से जुड़े हुए लोग हैं। फिर मैं बहुत सारी बातें फिर आगे सब्जेक्ट से शुरू करूँगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।